बिहार के साथियों को लाल सलाम। आज हम लोग चौतरफा विफलताएं, टूटता सब्र और उभरता प्रतिरोध, इस विषय पे बातचीत करने वाले हैं। और इस विषय की शुरुआत मैं फासिस्ट विरोधी महासंग्राम जो 30 के और 40 के दशक में चला था, उस जमाने के एक मशहूर कवि बर्तोल्ट ब्रेख्त की कविता की एक पंक्ति से करना चाहता हूं। उनकी कविता थी, जिसकी हिंदी बोल रहा हूं मैं। क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। जब अन्याय होगा, अत्याचार होगा और जुल्म की इंतहा होगी, उस वक्त के ही गीत गाएगी जनता, क्योंकि जनता अपने संघर्षों के गीत ही गाती है। और हमेशा शासक वर्ग की कोशिश होती है कि वो इसके दिल में ये एहसास पैदा करे कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो भी हो गया वो हो गया। हमेशा उसकी चाहत यही होती है, लेकिन उसके चाहने से कुछ होता नहीं है, क्योंकि इतिहास व्यक्तियों के चाहने से नहीं लिखे जाते, व्यक्तियों की क्रियाओं से लिखे जाते हैं, जनता की क्रिया से लिखे जाते हैं। इस विषय को समझने के लिए बेहतर होगा कि हम इसकी शुरुआत से ही शुरुआत करें, ज्यादा पीछे नहीं जाते। लेकिन 1991 के बाद से दुनिया में और इस देश में एक खास तरीके की मुहिम चली। 1991 के बाद दो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी दुनिया में। एक महत्वपूर्ण घटना तो यह घटी थी कि जो समाजवाद था, उस समाजवाद को सोवियत संघ में और पूर्वी यूरोपीय देशों में धक्का लगा। और दूसरी घटना यह लगी थी कि 1991 के बाद से ही फिर दुनिया पे नए तरीके से वर्चस्व कायम करने के लिए दुनिया के बड़े साम्राज्यवादी देशों ने योजना बनाई। और उस योजना के लिए वो एक त्रिशूल लेकर आए, जिस त्रिशूल का नाम था विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन। इस सब को लाने के पहले कोई भी युद्ध मैदान में लड़े जाने के पहले दिमाग में लड़ा जाता है। और इसीलिए उन्होंने बहुत योजनाबद्ध तरीके से पूरी दुनिया भर में इस बात की मुहिम की, जिसको कहा गया अंग्रेजी में टीना फैक्टर, TINA, देयर इज नो अल्टरनेटिव। अब कोई विकल्प नहीं है, अब तो जैसा है वैसा ही होगा। इस टीना फैक्टर के दो आयाम थे। पहला तो यह था कि यह बताया जाए पूरी दुनिया को कि अब इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, अब कोई भविष्य नहीं है। यही पूंजीवाद था, यही पूंजीवाद चलेगा। जो समाजवाद का प्रयोग था वो खत्म हो गया है, असफल हो गया है। एक बड़े दार्शनिक हुआ करते थे अमेरिका के, फ्रांसिस फुकुयामा, उन्होंने कहा कि इतिहास का अंत हो गया है। तो फुकुयामा से लेकर अंबानी और बिरला जैसे शकुनी मामा तक, इन सारे मामाओं की एक ही कोशिश थी कि वो सब के सब इस बात को बार बार अपने भोंपुओं के जरिए ये दोहराने लगे, लोगों के दिमाग में बैठाने लगे कि अब कोई विकल्प नहीं है, अब तो केवल पूंजीवाद ही चलेगा। हालांकि पूंजीवाद की विराट असफलताओं के बाद उन्हीं फुकुयामा साहब को भी ये कहना पड़ा कि अब अगर दुनिया को और पृथ्वी को बचाना है तो केवल समाजवाद बचा सकता है। मेरी जो धारणा थी वो गलत थी। और आज अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के माफ कीजिएगा, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में चलने वाली बहसों को आप देख रहे हो
और डोनाल्ड ट्रंप और बर्नी सैंडर्स के भाषणों को, या अभी जो बहस चल रही है वो बहस समाजवाद को लेकर चल रही है। वहां की जनता चाहती है कि समाजवाद आए, ये जो 1% और 99% के बीच की जो खाई है वो खत्म हो। तो दरअसल उन्होंने जो सपना देखा था 1991 में, वो खुद ही उनके स्वप्न लोक में ही, उनके तथाकथित पूंजीवाद के स्वर्ग में ही पूरी तरीके से ढह गया, और समाजवाद दोबारा से, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन विकसित देशों में, तमाम सारे विकासशील देशों में भी एक एजेंडे पर आ गया। दूसरी बात उनकी जो ये थी कि वो, उनकी योजना ये थी कि जो अब कोई संघर्ष नहीं होंगे, इसलिए उनकी योजना ये थी कि जितना भी उनके कंट्रोल वाला मीडिया है, उन सारे कंट्रोल वाले मीडियाज में संघर्षों की अनदेखी की जाए, जो वैकल्पिक मांगे उठाई जा रही हैं उन वैकल्पिक मांगों की जो है वो अनदेखी की जाए। और इस बीच में जो सूचना क्रांति हुई 1980 के बाद से खास तौर से, और 2000 के बाद से और भी खास तौर से, उस पूरी सूचना क्रांति का, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन का, खास तौर से ये जो कम्युनिकेशन में हुई है, सूचना में हुई संवाद ले जाने में, सूचना ले जाने में, संचार ले जाने में, खबरें ले जाने के मामले में जो क्रांति हुई है, उसका दुरुपयोग करके उन्होंने कॉरपोरेट के कब्जे को और ज्यादा पुख्ता करने के लिए उन्होंने इसकी कोशिश की। और उसका दो तरीके थे। पहला तरीका ये था कि कवरेज नहीं देंगे। 5-5, 10-10 लाख लोगों की रैली हो रही है, करोड़ों लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, 16 करोड़, 18 करोड़, 21 करोड़ लोग एक साथ हड़ताल पर जा रहे हैं, कुछ वैकल्पिक नीतियों की मांग कर रहे हैं, उनको कोई कवरेज नहीं दिया जाएगा, मीडिया में उनके बारे में चर्चा नहीं होगी ताकि उनको अनदेखी करके मारा जा सके। और दूसरा ये कि कवरेज अगर देंगे तो चुनिंदा कवरेज देंगे, सेलेक्टिव कवरेज देंगे। सेलेक्टिव कवरेज में जो संघर्ष की ताकतें हैं, उन संघर्ष की ताकतों को कमजोर करने की, उनका मखौल उड़ाने की, उनकी कमजोरी को साबित करने की कोशिश की जाएगी। और पूर्वाग्रही कवरेज देंगे, जिस पूर्वाग्रही कवरेज में तमाम सारी ऐसी कहानियां लेकर आएंगे, जिन कहानियों की वजह से ये महसूस होगा कि जैसे अब दुनिया में इन राज करने वाले लोगों को छोड़ के और कोई नहीं है, केवल वही करेंगे और बाकी अब कुछ नहीं है। लेकिन इससे लड़ाइयां मरती नहीं है, लड़ाइयां मरी नहीं, लड़ाइयां मर भी नहीं सकती, क्योंकि संघर्ष किसी के चाहने न चाहने की वजह से नहीं होते। संघर्ष किसी पूंजीवादी माध्यम के मोहताज तो बिल्कुल नहीं होते। संघर्ष एक वस्तुगत हालात के प्रति सोचने, समझने और जीवन काटने वाले लोगों की एक संगठित प्रतिक्रिया का नाम होता है। वो एक खास तरीके की परिस्थिति अगर होगी तो उस खास तरीके की परिस्थिति में एक खास तरीके का प्रतिरोध उगेगा ही, उभरेगा ही। अगर ऑब्जेक्टिव कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होंगी, बहुत ज्यादा बदतर होंगी, तो अपने आप उसके बीच में से जनता प्रतिरोध करने के लिए उतरेगी। जैसे एक सीमा से ज्यादा हवा भरने के बाद, वो छोड़िए वो जो प्लास्टिक का या रबर का जो गुब्बारा रहता है उसकी बात तो छोड़िए, लोहे के बड़े बड़े चीजें भी एक खास सीमा तक, अगर हवा जैसी चीज जिसके बारे में कहा जाता है कि वो स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन है लेकिन वजनहीन नहीं है, वो भी अगर एक सीमा से ज्यादा भर जाती है तो वो लोहे के और मजबूत के भी बर्तन को या कंटेनर को फोड़ के निकल आती है, विस्फोट कर देती है। उसी तरीके से, या जैसे घुटन होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है तो हाथ पैर छटपट लगते हैं, इसके लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। तो जिस तरीके से विज्ञान का नियम है अति का बढ़ जाना और अति के बढ़ने के बाद फिर उसके एक विस्फोट में बदल जाना, उसी तरीके से संघर्षों का भी एक नियम है। और वो नियम किसी मीडिया चैनल, किसी अखबार, किसी कॉरपोरेट कंपनी या किसी अपने आप को ब्रह्मा समझने वाले नेता के मोहताज नहीं है। वो एक समाज के नियम के हिसाब से विकसित होते हैं। और ये हमने देखा 1991 में जब उन्होंने कहा कि टीना फैक्टर आ गया है, अब तो दुनिया में कोई भविष्य नहीं है, उससे लेकर अभी तक के इन 26-27 सालों के दौर में
इस बीच में 27-28 साल के दौर में इस बीच में 20 अखिल भारतीय हड़तालें हो चुकी हैं, जिनमें मैंने आपसे कहा कि पिछली 3 हड़तालों को ही अगर हम ले लें तो पहली हड़ताल में जो 2 सितंबर 2015 को हुई थी, उसमें 16 करोड़ लोगों ने भाग लिया। उसके बाद जब अगले साल उसी तारीख को हड़ताल हुई, उसमें 18 करोड़ लोगों ने भाग लिया। और अभी पिछले साल जब हड़ताल हुई थी, इसमें जनवरी के महीने में, उस हड़ताल में 21 करोड़ से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। और ये सारी की सारी हड़तालें पूरे देश के पैमाने पर हुई, जिसमें केवल मजदूर शामिल नहीं था, बल्कि मेहनतकश जनता के तमाम सारे हिस्से भी शामिल हुए। इस टीना फ्रैक्चर और लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की उनकी तमाम सारी कोशिशों के बावजूद, ये मैं केवल अखिल भारतीय हड़तालों की बात कर रहा हूं। उद्योगवाद जो आंदोलन हुए, कभी स्टील सेक्टर में हो रहे हैं, कभी बैंक में हो रहे हैं, कभी इंश्योरेंस में हो रहे हैं, कभी कोयले में हो रहे हैं, उन उद्योगवाद आंदोलनों की गिनती और भी ज्यादा है, सैकड़ों की संख्या में है। और ऐसा नहीं है कि ये संघर्ष किसी काम के लिए रहे, इन संघर्षों के नतीजे भी निकले। अगर हम 2 यूपीए के कार्यकालों का जायजा लें तो 2004 से लेकर 2009 तक का जो यूपीए 1 का कार्यकाल था, जिसमें वामपंथ की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी थी, या उसके बाद का 2009 से लेकर 2014 तक का जो यूपीए 2 का कार्यकाल था, इस दौरान जितने भी संघर्ष हुए, उन संघर्षों के नतीजे में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण के एजेंडे की गति को पर्याप्त तरीके से धीमा कर पाने में इस देश की मेहनतकश जनता और उसके संघर्ष कायम हुआ। 2014 में जब मोदी आए और एनडीए सरकार आई, और उन्होंने जब पहला कानून भूमि अधिग्रहण को लेकर बनाने की कोशिश की, उसके देश भर में जिस तरीके से किसानों का उभार आया, जिसने पहली बार इस देश में किसानों की एकता को कायम करने का, पूरे देश के पैमाने पर, सारे संगठनों के पैमाने पर उस एकता को कायम करने का काम किया, जो आज भी बढ़ रही है, उसकी वजह से उस कानून को भी, उस अधिग्रहण के कानून को भी उनको वापस लेना पड़ा। इसलिए केवल उनके चाहने से कि वो उनका है और वो टीना फैक्टर आ गया है और अब सारी न्यूज की और व्यूज की इन सारी संस्थानों पर उनका कब्जा हो गया, उनके चाहने से संघर्ष रुके नहीं, संघर्ष जारी रहे। हम संघर्षों के इतिहास पर बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अपने समय पर आते हैं। और कोरोना काल में, जैसा कि विषय में कहा गया है कि विराट विफलताएं बहुत भयानक है, उनको गिनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं उनको आपको गिनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि आप लोग नियमित रूप से लाइव करते रहते हैं, तो उन पर अलग अलग विषयों में, कि कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र के इलाके में, और या मजदूर वर्ग पर, उद्योगों में, फाइनेंशियल सेक्टर में किस किस तरीके के हालात पैदा किए गए, उसको दोहराऊंगा नहीं। जीडीपी एक मिसाल है जिसने ऐसी भयानक गिरावट देखी है जो इससे पहले कभी नहीं रही। 1934 में बनी थी जीडीपी की अवधारणा, और तब से लेकर अब तक हिंदुस्तान में, उस आजादी के पहले के जमाने में भी, युद्धों के काल के दौरान भी, चाहे वो पहला विश्व युद्ध हो, चाहे वो दूसरा विश्व युद्ध हो, या पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध हो, या चीन के साथ हुआ टकराव हो, इन सारे दौरान में भी इस तरीके की गिरावट नहीं आई थी, जिस तरीके की गिरावट अभी पिछले कुछ महीने से इस देश की जनता को देखनी पड़ रही है, बावजूद इसके कि सरकार वास्तविक आंकड़े छुपा रही है। कोई मोर्चा सलामत नहीं। लेकिन उन विफलताओं को गिनाने की बजाय ये कोशिश की गई, इस कोरोना काल में जो दूसरी सबसे बड़ी कोशिश की गई, जैसा कि मोदी जी ने खुद अपने भाषण में कहा था कि हमें इस आपदा को एक अवसर में बदलना है, इस महामारी को एक मौके में बदलना है। और उस मौके में बदलने के लिए बाकी सारी आर्थिक मोर्चे पर जो उन्होंने किया वो तो किया ही, लेकिन एक और काम उन्होंने किया कि कोरोना की महामारी के कारण जो जनता का इकट्ठा होना, धरना देना, जुलूस निकालना, आम सभा करना, प्रोटेस्ट करना, इन सब पर उस महामारी कानून के तहत उस लोकतांत्रिक अधिकार पर बंदिश लगा दी। हम ये नहीं कह रहे कि महामारी नहीं है, महामारी है और महामारी से बचाव के तमाम सारे उपाय किए जाने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने उनका जो उद्देश्य था वो बचाव का नहीं था,
उनका उद्देश्य खालिस रूप से इस बात का था कि किस तरीके से इस मौके पर जब लोग बोल नहीं पाएंगे, जब दिल्ली घेर नहीं पाएंगे, जब राजधानियों में जुलूस नहीं निकल पाएंगे, तो उनको बड़ा मजे का काम हो जाएगा, बहुत आसानी के साथ में करेंगे। और इसलिए उन्होंने सोचा कि ये सही मौका है जब वो अपने विनाशकारी कदमों को और भी ज्यादा तेजी के साथ लागू कर सकते। ये कहने सुनने की बात नहीं है, ये कोई आरोप नहीं है, ये कोई आशंका नहीं है जो एक वामपंथी आंदोलन के कार्यकर्ता के रूप में हमारे दिमाग में उपजी हो। ये बात उन्होंने कही। हमारे देश में योजना आयोग को समाप्त करने के बाद एक आयोग बना जिसका नाम है नीति आयोग। उस नीति आयोग में भारत में एफडीआई के मामले में जो नीतियों को बनाने वाले सबसे बड़े उनके अर्थशास्त्री हैं, वो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जॉन एफ कैनेडी स्कूल ऑफ गवर्नेंस से रिफ्रेशर कोर्स करके लौटे हैं। आजकल हमारे ज्यादातर वित्त विभाग में काम करने वाले, योजना के क्षेत्रों में काम करने वाले, हमारे ज्यादातर प्रशासकों का मक्का और मदीना आजकल वाशिंगटन और न्यूयॉर्क है। वहीं जाते हैं, वहीं से सीख कर आते हैं, कॉर्पोरेट कंपनियां ट्रेन करती है, कॉर्पोरेट कंपनियां ले जाती है और फिर अपने जैसी नीति बनाने के लिए उनका प्रोग्राम भर के रिमोट अपने हाथ में रख के वापस भेज देती है। तो ऐसे ही जिनका रिमोट उनके पास है वो है मोदी जी की नीति आयोग के सीईओ, जिनका नाम है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं का मौका है ये, और उन्होंने कहा कि हम ऐसे जो बदलाव करना चाहते हैं आर्थिक क्षेत्र में, चाहे वो कृषि सुधार हो, चाहे वो श्रम सुधार हो, चाहे वो कानूनी अधिकारों में कतरवियत हो, हम जो सुधार करना चाहते हैं उन बदलावों को सामान्य समय में नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग उसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए उतरेंगे। इसलिए ये कोरोना काल अभी नहीं तो कभी नहीं के परीक्षण है, इसमें हमें बहुत ही तेजी के साथ उनको लागू किया चाहिए। और वो अकेले नहीं, तो ये बात बाकायदा उन्होंने दस्तावेज में कही, नीति आयोग के दस्तावेजों में कही, बैठकों में कही, सार्वजनिक रूप से अखबारों में छपी। और वो अकेले नहीं थे इस बात को। एक और वह बड़े पत्रकार जो कॉर्पोरेट कंपनियों के बड़े भारी विचारक माने जाते हैं और इंडियन एक्सप्रेस के संपादक भी रहे हैं, शेखर गुप्ता नाम है उनका, उन्होंने और भी ज्यादा साफ साफ शब्दों में ये कहा और कहा कि कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े सुधार अब लॉकडाउन के दौर में आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि इसके विरोध में कोई आंदोलन हो ही नहीं पाएगा। बाकायदा उन्होंने अपने एक लेख में इस बात को लिखा और वो लेख बाकायदा इस देश के बड़े बड़े अखबारों में छपा भी है और जिसको आधार बनाकर बड़ी चर्चा भी हुई कि अब तो साहब शेखर गुप्ता साहब ने भी कहा है। तो ये जो समय है, आपदा, उस समय वो कोई अनायास नहीं है, बल्कि उसके पीछे उनकी ये समझदारी है। और आपको याद होगा जिसमें नरेंद्र मोदी जी का वो ऐतिहासिक भाषण जिसमें ये उन्होंने कहा था कि अब ये मौका है, अब जैसा भारत पहले था वैसा भारत नहीं रहेगा, पूरी तरीके से बदला जाएगा। तीन बातें उन्होंने खासतौर से कही थी, लैंड, लिक्विडिटी और लेबर। इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर परिवर्तन होंगे। तो इस तरीके से वो केवल, लेकिन वो परिवर्तन जो हुए वो केवल लैंड, लिक्विडिटी और लेबर तक ही नहीं रुके, वो परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में भी गए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी गए और संविधान और लोकतांत्रिक अधिकार और मानव अधिकार, इन सारे क्षेत्रों में भी वो तेजी के साथ में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि शेखर गुप्ता ने कहा था या जैसा कि मोदी जी के थिंक टैंक ने सोचा था कि प्रतिरोध नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे, कोरोना आपातकाल जो लगा हुआ है, जो कोरोना तानाशाही का दौर चल रहा है, उस कोरोना तानाशाही की आड़ में लोगों की आवाज को कुचल दिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था, खास तरीके की वस्तुगत परिस्थितियां खास तरीके के संघर्ष और आंदोलन के लिए विवश करती है लोग, और हम देख रहे हैं कि वही हुआ। प्रतिरोध नहीं हुए ये बात नहीं है, प्रतिरोध हुए और जमकर हुए।
लेकिन इस पूरे दौर में चूंकि उन्होंने और भी पुख्ता तरीके से मीडिया पर अपना नियंत्रण हासिल कर लिया, इसलिए जो लड़ाई में शामिल हुए उन्हें भी उस लड़ाई के बहुत सारे आयामों की और उसके ऐतिहासिक असर के बारे में उस तरीके की जानकारियां नहीं पहुंचने दी गई। टेलीविजन पर क्या चलता है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती चलती रही, कभी किसी इमाम साहब के भाषण की पूंछ को पकड़ के पूरे देश भर को घुमाते रहे, कभी मंदिर का घंटा बजाते रहे। वास्तविक सवालों पर चर्चा नहीं हो, इसके लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन संघर्ष हुए। मैं कुछ संघर्षों की वानगी आपके बीच में पेश करता हूं। सबसे बड़ा और सबसे पहला प्रतिरोध लॉकडाउन के शुरू होने के 10 दिन के बाद शुरू हो गया। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मौन सत्याग्रह है। ये दांडी मार्च से कहीं ज्यादा युगांतरकारी कार्रवाई, एक ऐसा मौन सत्याग्रह है जिसकी मुखरता, जिसकी शांति का विस्फोट इस देश की जनता ने सारे कोनों महसूस किया, दुनिया ने महसूस किया। क्या था वो? करीब 4 करोड़ लोग, दुनिया की 80% देशों में की कुल आबादी भी अलग अलग देश की 4 करोड़ नहीं, 80% देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या 4 करोड़ से कम है। 4 करोड़ लोग, महिला, पुरुष, बच्चे, देश के एक कोने से दूसरे कोने के लिए हजारों किलोमीटर तक पैदल चल चल कर गए। ये प्रतिरोध था, एक मौन सत्याग्रह था। करीब 1.5 महीने तक ये मौन सत्याग्रह पूरे देश भर में चलता रहा। इसमें देश में हलचल मचा के रखी। मैं जिस शहर में रहता हूं वो शहर इस देश के बीचों बीच है। इसके सारे नहीं तो कम से कम आधे यात्री जो है, पदयात्री, आधे या 40% के आसपास पदयात्री इस शहर की सड़कों से गुजर के गए। 15-20 दिन तक इस शहर के अखबारों में उनके बारे में कोई चर्चा नहीं थी। करीबन 1 महीने तक इस देश के एक टेलीविजन चैनल को छोड़ के किसी भी टेलीविजन चैनल पर वो खबर नहीं थे। रेल की पटरियों पर सोते हुए कटकर मारे गए मध्य प्रदेश के मजदूर, तब भी वो खबर नहीं थे। लेकिन उनके पदयात्रा की, उनके पैदल चलने की धमक इतनी जोरदार थी कि बाद में तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया को भी उनके पक्ष में बोलना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका बहुत नकारात्मक और सरकार समर्थक थी। लेकिन खास बात यह थी कि प्रधानमंत्री जी ने इस बीच में जितने भी राष्ट्र के नाम संदेश दिए और कपड़े बदल बदल कर आए और मन की बात की, उसमें उन्होंने इन 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के बारे में एक संवेदना का शब्द नहीं बोला। ये वो भारतीय थे जो एक तरीके की महाहड़ताल करके आए थे, अपने अपने काम को छोड़कर आए थे। अब बाद में क्या होगा ये बाद में देखी जाने वाली बात है, लेकिन उनमें से 90% से ज्यादा लोग ऐसे थे कि अब हम दोबारा लौट कर नहीं आएंगे। ये एक बहुत बड़ी विरोध कार्रवाई थी, एक असाधारण विरोध कार्रवाई थी। और इसकी खास बात थी इसकी स्पॉन्टेनिटी, स्वतः स्फूर्तता। मैंने आपसे कहा शुरू में कि एक खास तरीके की ऑब्जेक्टिव कंडीशंस, एक खास तरीके की वस्तुगत परिस्थितियां एक खास तरीके की प्रतिक्रिया को जन्म देती है, और वो प्रतिक्रिया आंदोलन की होती है, संघर्ष की होती है, प्रतिरोध की होती है, असहमति की होती है। ये असहमति भी थी, ये प्रतिरोध भी था, और ये एक तरीके का आंदोलन भी था जिसकी अगुवाई खुद जनता ने की थी। और एक बहुत बड़ी महाहड़ताल करके वो अपने घरों के लिए वापस गए थे कि भूखा मरना होगा तो अभी मर लेंगे, लेकिन अब तुम्हारे इस शहर में लौट कर नहीं आएंगे। एक बड़ी बात। उसी प्रतिरोध की धमक थी जिसकी वजह से कुछ हद तक राशन बांटने के फैसले हुए, कुछ हद तक राहत देने के फैसले हुए, भले ही वो 500-500 रुपए की थी, लेकिन उनकी धमक ने सरकार के बहरे कानों को भी खोलने की कोशिश की, एक अपनी छाप
अपना उसको दर्ज कराने का काम। जून महीने के बाद तो खासतौर से संगठित आंदोलनों ने भी तेजी पकड़ना शुरू कर दिया। जून के बाद के आंदोलनों पर आने के पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये जो शांतिपूर्ण प्रतिरोध था, ये जो महाहड़ताल थी, ये जो मौन और मुखर दोनों तरीके का सत्याग्रह था, इस सत्याग्रह के दौरान देश के लोकतांत्रिक आंदोलन खामोश नहीं बैठे रहे। शुरू के 7-8 दिन पूरे देश ने उनको भौचक्के होकर देखा, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये एहसास कर लिया कि ये बहुत बुरे संकट में से है। तो हर शहर में, हर कस्बे पे, हर हाईवे पर उन पास के पड़ोस के शहर और गांव के लोग खाना लेकर पहुंचे, पानी लेकर पहुंचे, चप्पल लेकर पहुंचे, जूते लेकर पहुंचे, उनके पैरों में पहनाने के लिए। एक बड़ी एकजुटता की कार्रवाई हुई बिना किसी के कहे हुए। ये वो प्रतिक्रिया है जो मनुष्यों के अंदर पैदा होती है, जिसका नाम है मनुष्यता, इंसानियत। और इस देश के हुक्मरान इंसानियत के इस रिश्ते से बहुत ज्यादा डरते हैं और इसीलिए उसको खराब करने के तमाम सारे धतकर्म करते हैं। जून के बाद अगर हम देखें, आज का दिन भी 5 सितंबर का दिन, जून से लेकर आज 5 सितंबर के दिन पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो रही हैं। मजदूर किसान संगठनों की एकजुट कार्रवाई चल रही है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने शिक्षा के सवाल को लेकर एक आंदोलन का और अभियान का नारा दिया है। महिला संगठनों ने भी एक विरोध कार्रवाई का आह्वान किया है। तमाम सारे बुद्धिजीवी और लोकतांत्रिक अधिकारों के संगठनों ने भी आज गौरी लंकेश का दिन मान के उस सवाल को लेकर कार्रवाई का फैसला लिया है। सत्तारूढ़ खैबे और उनके चाकरों को छोड़कर इस देश में जितने भी सोचने समझने वाले लोग हैं वो आज सड़कों पर है, अपने अपने तरीके से लॉकडाउन की तमाम सारी शर्तों को तोड़ते। ये जो आंदोलन हुए जून से लेकर 5 सितंबर तक के बीच में, इन आंदोलनों में किसान मजदूरों की बेहतर भागीदारी तो हुई, लेकिन महिला, विद्यार्थी, कर्मचारी, समाज के सारे तबके लड़ाइयों में उतरे। और वो लड़ाइयां कितनी थी, किस तरीके के आयाम की थी, इसके कुछ उदाहरण मैं आपके बीच में रख रहा हूं ताकि ये लग सके कि ये कोई कोने में लड़ी जाने वाली लड़ाई है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई हुई थी 9 अगस्त के दिन। 9 अगस्त का दिन भारत के संघर्षों के इतिहास में ऐतिहासिक दिन। 9 अगस्त 1942 को इस देश के नागरिकों ने यह नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ। और इस बार उन्होंने 9 अगस्त 2020 को यह नारा दिया कि कॉरपोरेट कंपनियों भारत छोड़ के जाओ, कॉरपोरेट हिंदुत्व भारत छोड़ो। ये कितनी कार्रवाई थी। वो ये समझ रहे थे कि कोरोना काल की तानाशाही के दौरान वो लोगों की अभिव्यक्ति को रोक देंगे, लोग लड़ नहीं पाएंगे, लेकिन इस कार्रवाई ने सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस दिन देश में 1,95,593 स्थानों पर कार्रवाई हुई है। एक साथ 1,95,593, मतलब लगभग 2 लाख जगहों पर, 550 के आसपास जिले हैं, उनमें लगभग 2 लाख जगहों पर लोग वाग इकट्ठा हुए, विरोध किया, नारे लगाए, धरने दिए, प्रदर्शन किए, सत्याग्रह किया, अपने आप को जेल जाने के लिए प्रस्तुत किया। बहुत बड़ी संख्या है ये कार्रवाई। और अकेली यही बात नहीं है। 16 मई को किसानों ने नारा दिया था और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने किसान दिवस मनाने का आह्वान किया था। 16 मई को किसानों की मांगों पर हुई कार्रवाइयों में 240 जिलों में लगभग 5,000 से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाइयां हुई। ये किसान सभा का आह्वान। 234 किसान संगठनों की एक साजिश संघर्ष समन्वय समिति है, AIKSCC। उस AIKSCC ने भी कई आह्वान किए। 9 अगस्त का आह्वान में भी शामिल थे वो लोग। इस AIKSCC के आह्वान पर 27 मई को जो विरोध कार्रवाइयां हुई थी, उसमें 173 जिलों में 2,500 से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाइयां हुई। ये केवल किसानों की कार्रवाई नहीं थी,
9 अगस्त की कार्रवाई मजदूरों की भी कार्रवाई थी, किसानों की भी कार्रवाई थी, खेत मजदूरों की भी कार्रवाई थी, बाकी किसान संगठन भी शामिल थे। 10 जून को किसान सभा सीटू और खेत मजदूर यूनियन की ओर से जो आह्वान किया गया था, उस पर 228 जिलों में 2-2.5 हजार से ज्यादा स्थानों पर कार्रवाई हो। अगर हम इन सब में न जाएं, सिर्फ जुलाई के बाद के ही आंदोलन देख लें, तो हम पाते हैं कि 7-8 अगस्त को देश भर की आशा कर्मियों ने हड़ताल की। आशा कर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कर्मी, ये वो लोग हैं जो देश की जनता को कोरोना से बचाने के लिए, जो सरकारी स्वास्थ्य तंत्र है पूरी तरीके से ठप हो गया है, उस ठप स्वास्थ्य तंत्र में अपनी जान दांव पर लगाकर, जान जोखिम में देकर भी मानवता की सेवा करने के काम में लगे हुए हैं, लेकिन उन्हें भी कोई सुरक्षा या अधिकार देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। उन्होंने 7-8 अगस्त को पूरे देश भर में अखिल भारतीय हड़ताल की, जबरदस्त तरीके से कामयाब रही। हरियाणा में ये हड़ताल और भी लंबी चली। मिड डे मील में काम करने वाली, मध्याह्न भोजन के काम में लगी हुई महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। इस बीच में सरकार ने जो निजीकरण की बात की थी, उस निजीकरण के खिलाफ, कोयला के निजीकरण के खिलाफ, कोल ब्लॉक्स को की नीलामी किए जाने के सरकार के फैसले के विरोध में इस देश के लगभग 5.5 लाख कोयला मजदूर 2 से लेकर 4 जुलाई तक 3 दिन की हड़ताल पर गए। इसी कोरोना काल में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ भी कार्रवाई हुई और अकेले सीआईटू के आह्वान पर 22 राज्यों के 224 जिलों में 717 रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। एक बड़ी कार्रवाई थी, एक साथ पूरे देश पर हुई। एक विरोध कार्रवाई 23 जुलाई को भी हुई थी, जब किसान और मजदूरों ने मिलकर 291 जिलों में करीबन 60,000 स्थानों पर विरोध कार्रवाइयों का आयोजन किया। ये वो संगठित आह्वान है जो इस देश के जनतांत्रिक आंदोलन के संगठनों ने मिलकर दिए थे। इसके अलावा बीमा कर्मचारियों के आंदोलन हुए, बीमा को जो शेयर बाजार की सूची में लिस्टेड किए जाने के विरोध में बीमा कर्मचारियों का संघर्ष अभी भी जारी है। वो अपने सांसदों के जरिए, विधायकों के जरिए अपने रोष को और अपने ज्ञापन को और अपने वर्जन को पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसके साथ हड़तालें भी की, बैंक कर्मचारियों ने भी की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारियों ने भी की। तो ऐसा नहीं है कि आंदोलन, बल्कि जिस तरीके की संख्या मैंने आपको बताई कि 9 अगस्त के दिन अगर 2 लाख के करीब स्थानों पर सत्याग्रह होता है, तो अगर वो सत्याग्रह केवल राज्यों की राजधानी में किया होता तो शायद उतने लोगों तक हम नहीं पहुंच पाते। उदाहरण के लिए, किसी कस्बे में अगर बहुत ही कम लोग भी, अगर 100 लोग भी सत्याग्रह करने के लिए आते हैं, तो उन 100 लोगों की विरोध कार्रवाई उस कस्बे में रहने वाले 1 लाख या 1.5 लाख या 50,000 या 60,000 लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है, उनके ध्यान में आती है। तो इन 2 लाख स्थानों की भागीदारी ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी इलाके हैं, उन सारे इलाकों में वहां की जनता को के बीच में ये सबूत देने का काम किया कि लड़ाइयां हो रही है और उनके हौसले को भी बढ़ाने का काम किया। तो दरअसल कोरोना काल में महामारी की वजह से, बजाय इसके कि आंदोलन कमजोर होते या रुकते, आंदोलनों का आयाम बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है, जिसके कुछ नमूने मैंने आपके बीच में दिए। इनके नतीजे भी निकलते हैं। जैसे आज के दौरान इस संघर्ष को चलाने का एक और जरिया है सोशल मीडिया, क्योंकि ये केवल आर्थिक मांगों को लेकर नहीं होता, क्योंकि ये केवल कुछ तात्कालिक मुद्दों को लेकर नहीं होता। अंततः ये सारी की सारी लड़ाई राजनीतिक मोर्चे पर लड़ी जाती है, और राजनीतिक मोर्चे का मतलब है राजनीतिक सवालों पर लोगों के बीच में जो सत्ता वर्गों का कहना है उसके विरुद्ध, उसके विकल्प में सही तरीके की नीति को लेकर आना। उसके लिए सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा मोर्चा है। इन विरोध कार्रवाइयों का नतीजा है कि इतिहास में, मतलब ब्रह्मा जी के इतिहास में, नरेंद्र मोदी जी के इतिहास में ये पहला मौका आया कि जब
इतने भारी संकट के बीच में मोर को दाना चुगाने के लिए 5 बार कपड़े बदलने के बाद जो उन्होंने फोटो खिंचवाए थे, और जब मन की बात में उन्होंने इस देश की जनता से अपील की कि वो देशी कुत्ते पाले और खिलौने बनाए, उनके उस भाषण को इतनी बड़ी संख्या में यूट्यूब पर डिसलाइक मिले हैं। ये उस आक्रोश और रोष की अभिव्यक्ति तो है ही, जो इस देश की जनता में इस तरीके के पाखंडी जुमलों के खिलाफ है, लेकिन उसके साथ साथ उन आंदोलनों का भी एक असर है, जो आंदोलन लगातार इस कोरोना काल के दौरान भी चलते रहे। ये जो डिसलाइक है वो भी प्रतिरोध का ही एक रूप है। असहमति भी आंदोलन का ही एक रूप होती है। असहमति भी संघर्ष की शुरुआत होती है, प्रस्थान बिंदु होती है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि शासक वर्ग जो है वो जो करता है दमन करने के लिए या अपनी नीतियों को लाने के लिए, तो वो केवल सरकारी तंत्र का उस औजार का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि जितने भी आयाम है उन सारे आयामों पर अपने आप को थोपने की कोशिश करता है। इसीलिए वर्ग संघर्ष को भी इन सारे आयामों पर चलाना होता है। और इस कोरोना काल में भी हम देखते हैं कि ये जो संघर्ष हो रहे हैं, ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये जो विरोध कार्रवाइयां हो रही हैं, उनके आयाम सिर्फ, उनके डायमेंशन सिर्फ आर्थिक नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक इश्यूज को लेकर नहीं हो रहे हैं, बल्कि इस कोरोना काल के दौरान मौजूदा शासक निजाम जिस तरीके से भारत के हर सकारात्मक पहलू को हड़प लेने की कोशिश करना चाहता है, उसके खिलाफ भी संघर्ष जारी है, उसके खिलाफ भी संघर्ष है। न्याय प्रणाली बचाने की एक मुहिम पिछले कुछ महीनों से पूरे देश की जनता की चेतना में आई। सुप्रीम कोर्ट के आचरण, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के आचरण को लेकर गंभीर सवाल पैदा हुए। वो जिस तरीके से कॉर्पोरेट कंपनियों के पक्ष में फैसले दे रहे हैं, वो जिस तरीके से जनता के हितों की अनदेखी कर रहे हैं, जनता के खिलाफ फैसला दे रहे हैं जो कभी नहीं हुए, वो जिस तरीके से डराने धमकाने के लिए मानहानि और दूसरी तमाम सारी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जिस तरीके से पूरी की पूरी न्याय प्रणाली जिसमें आज भी इस देश की जनता की अगाध आस्था है, उस न्याय प्रणाली को हस्तगत और हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी देश की जनता के बड़े हिस्से में चेतना और आक्रोश पैदा हुआ, जो हमें मुखर होता हुआ भी दिखा। संविधान बचाने की लड़ाई बड़े पैमाने पर हुई और उस लड़ाई में देश की जनता के शोषित, दलित और दमित तबके ही शामिल नहीं हुए, बल्कि वो समझदार नागरिक भी तैयार हुए, शामिल हुए, जो ये जानते थे कि इस संविधान को बदलकर किस तरीके का निजाम लाने की कोशिश कर रहे हैं मौजूदा शासक वर्ग के लोग। लोकतंत्र को बचाने के लिए, समता के अधिकार को बचाने के लिए, मानवाधिकार को बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए, इन सब चीजों को बचाने के लिए भी एक लड़ाई हुई। और वो लड़ाई कोई सामान्य लड़ाई नहीं थी। तमाम सारे बुद्धिजीवी भी थे, पत्रकार भी थे, डॉक्टर्स भी थे, वकील थे, वो जेल भी गए। तमाम युवक युवतियों को भी जेल भेजा गया। ये सीए के आंदोलन में जितने लोग शामिल हुए थे, उनको चिन्हांकित करके प्रताड़ित करने की जो कोशिश की गई, वो क्या था? वो लोकतांत्रिक आंदोलन से घबराई हुई सरकार का लोकतांत्रिक आचरण था। कितने सारे लोग गए। प्रोफेसर तेल तुमड़े जो बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र दामाद हैं, सुधा भारद्वाज जो छत्तीसगढ़ की जानी मानी वकील हैं, देवयानी कलिता हो, चाहे नताशा नरवाल हो, चाहे डॉक्टर कफील अभी जो छूटे हैं कल परसों, यहां तक कि प्रशांत भूषण भी, ये ऐसे सारे उदाहरण हैं जिन्होंने उन मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ी जिन मोर्चों पर मौजूदा शासक वर्ग अपने वर्चस्व को कायम करना चाहता है। और वो लड़ाई इतनी ताकतवर थी कि उस ताकत मीडिया को भी उन पर चर्चा करनी पड़ी, और सोशल मीडिया में तो उसको लेकर बहुत सारी बातें हुई। ये लड़ाई दूसरी जगह भी हुई। साहित्य को पढ़ने का की रुचि होने की वजह से मैं आपको बहुत अधिकार के साथ ये कहना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास में जब भी आंदोलन या संघर्ष होते हैं, जब भी जनता एकदम से बेचैन होकर सड़कों पर आती है,
तो उसकी अभिव्यक्ति साहित्य में भी होती है। साहित्य के बारे में कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है। वो प्रतिबिंब होने के साथ साथ साहित्य समाज का अग्रदूत भी है, जैसा कि प्रेमचंद ने कहा। मुझे लगता है कि पिछले 4-6 महीने के दौरान, इस कोरोना काल के दौरान, जितनी मारक और उच्च स्तर की कविताएं और कहानियां लिखी गई हैं, टिप्पणियां लिखी गई हैं, जिन्होंने लोगों को न केवल प्रेरित करने का काम किया है, बल्कि हालात को विश्लेषित करके सही दिशा दिखाने का भी काम किया है, वो 1975 के पहले के कार्यकाल में, जब 1974 से 73 से लेकर 75 के बीच में जो एक बड़ा लोकतांत्रिक आंदोलन पूरे देश भर में विकसित हुआ था इंदिरा गांधी की तानाशाही के खिलाफ, उस काल में लिखे हुए गीत और कविताओं से कई गुना ज्यादा बेहतर और संख्या में भी, तादाद में भी बहुत बड़ी तादाद में वो लिखी गई। तो साहित्य के मोर्चे पर भी प्रतिरोध हुआ, विज्ञान के मोर्चे पर भी प्रतिरोध हुआ। जो भी समझदार लोग थे, जो बुद्धिजीवी थे, जो अर्थशास्त्री थे, जो सिविल सर्वेंट्स रहे थे, जो फौज के अधिकारी रहे थे, उन लोगों ने भी इस बीच में बड़े पैमाने पर सामूहिक तरीके से चिट्ठियां लिखकर अपनी राय लोगों के बीच में रखकर अपनी असहमति को दर्ज कराया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो आंदोलन और संघर्ष केवल मैदान में ही नहीं हुए, कोरोना काल को छोड़कर केवल हड़तालों के रूप में, प्रतिरोध की कार्रवाइयों के दूसरे रूपों में ही नहीं हुए, बल्कि जितने भी समाज के आयाम हैं, चाहे वो बौद्धिकता हो, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कार्टून बनाना हो, चाहे वो पेंटिंग बनाना हो, अभिव्यक्ति के जितने भी तरीके हैं, उन सारे तरीकों का इस्तेमाल इस दौरान किया गया। ये वो आंदोलन है जो लगभग पूरे पैमाने पर देश भर में हुआ। लेकिन इसके अलावा स्थानीय संघर्षों की भी बहुत बड़ी तादाद है। ऐसा कोई जिला नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर लोगों ने स्कूल के, निजी स्कूलों के मालिकों की लूट के खिलाफ आंदोलन का कोई न कोई तरीका ईजाद न किया। कई धरने दिए गए, कई जो स्कूल के बाहर जाकर बैठा गया, कहीं पर SMS और व्हाट्सएप प्रोटेस्ट हुए, अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग कार्रवाइयां हुई। ये इस दौरान पूंजीपति वर्ग द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ थी, रोजगार बचाने के लिए थी, काम के घंटों को लेकर थी। जैसे मैं जिस प्रदेश में रहता हूं, उस मध्य प्रदेश में कम से कम 4-5 कारखाने थे, जिनमें एक सीमेंट कारखाने भी शामिल है, जहां के मजदूरों ने जब 12 घंटे काम को लागू करने की कोशिश की गई तो बाकायदा हड़ताल करके विरोध किया और 8 घंटे कामों को बहाल कराने में वो लोग कामयाब हुए। जब नौकरी छीनने की कोशिश हुई तो लोग सड़कों पर आए, आंदोलन किए, हड़तालें की गई। ये हड़तालें रोजगार के सवाल की थी, राशन दिए जाने के सवाल को लेकर थी, राहत दिए जाने के सवालों को लेकर थी, जमीन का कंपनीकरण किए जाने की, कॉर्पोरेट कंपनियों को दिए जाने के खिलाफ थी, फसल की लूट के सवाल को लेकर थी, मुआवजों को लेकर थी। अभी मैंने पिछले 7 दिन में ही हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से में, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में, छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर किसानों को धरना देते हुए देखा है, जो अपने मुआवजे के सवाल को लेकर, राहत के प्रश्न को लेकर या फसल के बर्बाद हो जाने की वजह से राहत दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। तो स्थानीय सवालों पर भी हुए और इन्हें आजकल चूंकि अखबारों में स्थानीय पेज अलग अलग आते हैं, तो आप अगर स्थानीय पेजेस में जाएंगे तो आपको हर पेज पे पिछले 4-6 महीने में जनता की लड़ाई के कुछ न कुछ आयाम आपको मिल जाएगा। बिहार हम सोशल मीडिया पे, और बिहार के बहुत सारे सोशल मीडिया के साथी हमारे मित्र भी हैं, लेकिन बिहार में ही आप देख लीजिए, दरभंगा से लेकर बेगूसराय तक, मधुबनी से लेकर पटना तक, हर रोज कभी बाढ़ के सवाल को लेकर, कभी राशन के सवाल को लेकर, कभी दलित उत्पीड़न के सवाल को लेकर कार्रवाइयां होती है। और कार्रवाइयां इतने बड़े पैमाने पर होती है कि जब कोरोना सबसे ज्यादा तेजी के साथ फैल रहा था बिहार में, खासतौर से ये प्रवासी मजदूरों के वापस पहुंचने के बाद, और नीतीश कुमार जैसी निकम्मी सरकार के द्वारा किसी भी तरीके का न क्वारंटाइन का, न किसी दूसरे तरीके का इंतजाम न किए जाने की वजह से जो फैल रहा था, उस दौर में भी हमारे साथियों ने जबरदस्त पैमाने पर संघर्ष किए, मुकाबला किए है। उनकी तस्वीरें देख देख कर मुझे एक बार तो मुझे भी अपने मित्र और बिहार के CPIM के राज्य सचिव कमेटी अवधेश कुमार जी को फोन करना पड़ा था, ये ध्यान दिलाने के लिए कि बहुत अच्छी बात है कि संघर्ष हो रहे हैं,
लड़ रहे हैं लोग बाग, लेकिन नेताओं से कहिए कि कम से कम वो अपने मुंह पर मास्क लगाएं, क्योंकि महामारी तो महामारी है, उसमें हमें संघर्ष को जारी रखना है, लेकिन इसके साथ साथ संघर्षों के लायक अपने आप को स्वस्थ भी रखना है, बचा के भी रखना है। हर रोज लड़ाई लड़ी गई। तो ये जो भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि अब तो कुछ नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये वो दौर है, जैसा कि बर्टोल्ड ब्रेख्ट ने कहा था, क्या जुल्मतों के दौर में भी गीत गाए जाएंगे, और पिछले 4-5 महीने ने साबित किया है कि जुल्मतों के दौर के ही गीत गाए जाएंगे। इन आंदोलनों संघर्षों की एक खास बात है, बल्कि 3 खास बात है। पहली खास बात तो ये है, जो बड़ी बात है, और वो ये कि ये संघर्ष जो है वो परिणाम के खिलाफ भी है और कारण के खिलाफ भी है। ये आंदोलन करने वाली जनता के परिपक्व होने की निशानी है। अब वो केवल ये नहीं कह रहे कि कामकाज ठप हो गया है, 7,500 रुपए की राहत दो, 6 महीने तक मुफ्त राशन दो। अभी वो केवल तात्कालिक राहत की मांग नहीं कर रहे, वो ये भी मांग कर रहे हैं कि सार्वभौमिक राशन प्रणाली को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करो। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि मनरेगा जैसी योजना शहरी इलाकों में भी कायम करो। वो ये भी मांग कर रहे हैं कि रोजगार को खत्म करने वाली नीतियां वापस लो, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार को पैदा करो। अब वो ये खास बात है कि वो केवल परिणाम के खिलाफ नहीं लड़ रहे, बल्कि कारण के विरुद्ध भी लड़ रहे हैं। दूसरी बात, जैसे कि मैंने जिक्र किया आपका, कि वो वैकल्पिक नीतियों को लेकर भी लड़ रहा है। ये बड़ी बात इस मामले में है कि नवोदारवाद एक विचारिक रूप से भी लोगों के दिमाग पर आया था। बैंक कर्मचारी भी ये सोचता था कि ये अगर हेल्थ सिस्टम का, स्वास्थ्य प्रणाली का अगर निजीकरण होता है तो कोई बुरी बात नहीं है। LIC में काम करने वाला हमासी भी ये कहता था अगर रेल में बिक जाती है तो ठीक ही है, जाके टीटी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। वो अपने मामले में कॉन्शियस था, सतर्क था, लेकिन दूसरों के मामले में, नीति के मामले में कॉन्शियस नहीं था। इस पिछले 4-6 महीने में ये नवोदारवाद का धिक्कार का दौर है, जब आम लोगों ने कहा है कि ये नीतियां नहीं चाहिए, और ये केवल हिंदुस्तान के पैमाने पर नहीं हुआ, दुनिया के पैमाने पर नीतियों की दिशा बदली जानी चाहिए। तो दूसरी खास बात है कि ये वैकल्पिक नीतियों के लिए है, ये नवोदारवाद के उस त्रिशूल के खिलाफ है जिस त्रिशूल ने पूरी दुनिया को चीट कर कुछ कॉरपोरेट कंपनियों के मुनाफों की तिजोरियों को भरने का काम किया था। लोग अपने अनुभव से सीख रहे हैं कि ये जो झांसा दिया गया था, वो झांसा दुनिया के एक मतलब ग्लोबल विलेज में, दुनिया एक गांव में बदलने का नहीं था, बल्कि दुनिया के कुछ लोगों के क्रूर सामंत साहूकार बनने के रूप में था, और ये उनकी समझ में आ रही है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इन सारे संघर्षों की अगुवाई वामपंथ के हाथों में। जनता का सबसे भरोसेमंद बेटा और बेटी ही उसकी सबसे मुश्किल दौर में काम आया। वही है जो लड़ रहे हैं, वही है जिन्होंने पूरे देश भर के कोने कोने पे शुरुआत में सड़कों पर फूड स्टॉल लगाए थे, पैदल चलने वाले, उन महाहड़ताल करके लौटे हुए मौन सत्याग्रह करने वाले 4 करोड़ लोगों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए जिंदा रखने की कोशिश की थी अपने सीमित साधनों के बावजूद भी। वही है जो उन तमाम सारे संघर्षों की अगुवाई में शामिल थे जिनकी बात पहले की, जो देश के 2-2 लाख स्थानों पर एक साथ हो रहे हैं, एक ही दिन हो रहे हैं। अगुवाई वही कर रहे हैं। बाकी पार्टियों को देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी के युवा नेता का, अब वो अभी भी युवा है कि नहीं मालूम, ये मालूम नहीं है, लेकिन युवा नेता के बड़े वीडियो वायरल होते हैं। यहाँ पर हमारे कुछ कांग्रेसी मित्र हैं जो हमारे साथ कभी स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, हम उनसे ये कहते हैं कि ये किस तरीके की पार्टी है जो जनता के बीच में नहीं निकलती, केवल टेलीविजन पर या अखबार में बयान देकर ही संतुष्ट हो जाती है। लोग परेशान है, अगर आप जनता की पार्टी हो तो मैदान में निकल कर आओ, संघर्ष जो
सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी मानती है अपने आप को देश में, उसके पास संघर्ष की कोई योजना ही नहीं है। और वो योजना इसलिए नहीं है कि जब मध्य प्रदेश में उनकी सरकार बनती है तो वही नीतियां बनाई जाती है, और जब राजस्थान में उनकी सरकार चलती है तो वही नीतियां लागू की जाती है। इसलिए जब नीति के सवाल पर कोई अंतर नहीं है तो संघर्ष किस बात को लेकर करें। दूसरी पार्टियों को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में लोग मारे जा रहे हैं, लोग भूख से मारे जा रहे हैं, रोजगार धंधे ठप हो गए हैं, पूरी उत्तर प्रदेश को जेल बनाकर रख दिया है वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। और समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच में क्या कंपटीशन चल रहा है, भगवान परशुराम जी की मूर्ति बनाएंगे ब्राह्मण मतदाताओं को रिझाने के लिए। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो पता नहीं 200 फुट ऊंची बनाएगी, तो बहन मायावती जी ने कहा कि वो उससे 5 फुट ऊंची बनाएंगे। वो मूर्ति का खेल खेल रहा है, संघर्ष नहीं कर रहे हो। आपके बिहार में भी आप अगर देखेंगे तो आप भी ये पाएंगे कि राजनीतिक मंचों पर जो गरजते हैं, मैदान में जनता के सवालों को लेकर वो बरसने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से गैरहाजिर हो जाते। ये राजनीति है, ये वो नवोदारवाद की नीति के साथ नत्थी कर लेने की कोशिश है, जो विपक्ष में रहने के बावजूद भी आपको पंगु और विकलांग बना देती है। आप देख लीजिए ना, मैंने आपको बताया कि 717 से ज्यादा रेलवे स्टेशन पर इस देश में CITU के कहने पर रेलवे के निजीकरण के खिलाफ विरोध कार्रवाई हुई। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन क्या कर रही है, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेज क्या कर रही है, ये जो दो बड़ी बड़ी फेडरेशन है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो HMS के साथ में संबंधित है, उसके नेता शिव गोपाल मिश्रा जी हर चौथे पांचवें दिन इस बात पर ज्यादा मोहित होकर बयान देते हैं कि वो भी कभी RSS में गए थे और उनका RSS के साथ बहुत ज्यादा संबद्धता रही थी, लेकिन वो कभी भी इस सवाल को लेकर विरोध करने के लिए नहीं आते कि भैया ये निजीकरण रेलवे का नहीं चलेगा। तो आपका अगर वैचारिक पर्सपेक्टिव इन नीतियों के संबंध में थोड़ी बहुत भी हमदर्दी वाला है तो जाहिर सी बात है कि आप नहीं आएंगे। और यही देख रहे हैं हम लोग कि वामपंथ की अगुवाई में, लेकिन उनकी मोहताज नहीं है जनता, उनके पीछे चलने वाले लोग भी, इन पार्टियों के पीछे चलने वाले लोग भी, जब उनके हित और अधिकारों की रक्षा का सवाल आता है तो तुलनात्मक रूप से छोटी ताकत होने के बावजूद भी वो वामपंथ के साथ लामबंद होते हैं, जो इस कोरोना काल में हुई कार्रवाइयों के जो आंकड़े मैंने आपके बीच में दिए उसके जरिए जाहिर होता है। क्योंकि सब्र की भी एक सीमा होती है, और यही वजह कि लड़ाइयां केवल हमारे देश में नहीं चल रही है, लड़ाइयां दुनिया भर में चल रही है। दुनिया में जितने भी महाद्वीप है, आप जरा उन महाद्वीपों में किसी भी बड़े देश की वेबसाइट पर जाकर उसको सर्च करने की कोशिश कीजिए। अमेरिका में आंदोलन जारी है, बड़े पैमाने पर लोग बाग जुलूस निकाल रहे हैं और ट्रंप के साथ जिस तरीके की भाषा में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सभ्य समाज में किसी देश के निर्वाचित प्रमुख के खिलाफ इस तरीके की टीका टिप्पणी नहीं होती होगी, लेकिन उन्होंने अपने कर्मों से इन शब्दों को कमाया है। उनको पागल कहा जा रहा है, उनको सनकी कहा जा रहा है, उनको परवर्ट कहा जा रहा है, उनको डिबॉच कहा जा रहा है। लोग उतर रहे हैं। एक लैटिन अमेरिका का महाद्वीप है, उस लैटिन अमेरिका के महाद्वीप में वहां के राष्ट्रपति जो ब्राजील के राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, जो हमारे मोदी जी के बड़े खास दोस्त है, उनको जनता घेर लेती है तो आजकल उन्होंने निकलना ही बंद कर दिया है। उन्होंने भी कोरोना के लेकर उसी तरीके की फालतू की बातें की थी जो ट्रंप ने या मोदी ने की। जनता घेर लेती है उनकी कार को, तो आजकल वो निकल नहीं रहे, आजकल वो अपने घर में कैद है और वहां भी जबरदस्त तरीके से आंदोलन जारी है। यूरोप के तो सारे देशों में आंदोलन जारी है। बेलारूस में तो पिछले न जाने कितने सप्ताहों से लोग वहां के राष्ट्रपति के घर को घेर के बैठे हुए लाखों की संख्या में कि ये पागल हमको नहीं चाहिए, क्योंकि उस पागल ने ये कहा था कि कोरोना की महामारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, एक बोतल वोदका का रोज पियो, कोरोना अपने आप भाग जाएगा। इस तरीके के मूर्ख राष्ट्रपतियों के खिलाफ भी दरअसल वो मूर्ख नहीं है, दरअसल वो धूर्त है और असली समस्या से ध्यान हटाने के लिए वो ये सब करते हैं। उसके के खिलाफ भी एक जबरदस्त आंदोलन पूरे यूरोप में भी है, चाहे वो जर्मनी हो चाहे वो ब्रिटेन हो। ब्रिटेन के तो राष्ट्रपति को भी ये, ब्रिटेन के तो प्रधानमंत्री को भी ये बात कहनी पड़ी है कि नहीं, ये बहुत खतरनाक चीज है और हमें इससे बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ उपाय करने पड़ेंगे, जबकि वो कोई
जनता के बहुत बड़े हमदर्द नहीं है। बोरिस जॉनसन नाम है उनका। ऑस्ट्रेलिया में आंदोलन हो रहा है। एशिया में हमारे आसपास के देश देख लीजिए, बांग्लादेश छोटा सा देश है, देख लीजिए लोग लड़ रहे हैं कोरोना काल के आपदाओं के खिलाफ। तो पूरी दुनिया भर में है इन तमाम सारी, मतलब अमेरिका में जहां 2 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं अभी तक, उन 2 लाख से ज्यादा मौतों के बावजूद लोग वहां सड़कों पर निकल रहे हैं। और अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव ही जो नवंबर में होने वाला है, वही पूरी तरीके से इस बात को लेकर केंद्रित हो गया है कि ये व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए, समाजवाद चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए ये प्रतिरोध पूरी दुनिया भर में है, रोक नहीं पाए, बल्कि प्रतिरोध और पहले से तय हुए। लेकिन जो 2 आखिरी बातें मैं आपके बीच में बोलना चाहता हूं, उनमें से पहली बात यह कि इन संघर्षों को अगर आगे आने वाले दिनों में तेज करना है तो भारत की एक खास विशेषता को ध्यान में रखना। उस विशेषता का नाम है कि भारत में कॉरपोरेट की सरकार नहीं है, भारत में कॉरपोरेट और हिंदुत्व की मिलीजुली सरकार है। कॉरपोरेट ही हिंदुत्व कहते हैं इसको। ये करेला और नीम चढ़ा वाली बात नहीं है, ये उससे भी ज्यादा खतरनाक बात है। और इस मामले में खतरनाक बात है कि कॉरपोरेट हिंदुत्व को मदद देता है, और ताकि वो अपने पिछड़ेपन की, समाज को पीछे ले जाने की, मध्य युग में इस पूरे देश को ले जाने की अपनी नीतियों को लागू करे, और हिंदुत्व कॉरपोरेट को पूरी तरीके से लूट के छूट देता है। आपने देख ही लिया होगा कोरोना काल में जब दुनिया में उत्पादन गिरा, जब कारखाने बंद हुए, जब लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ, मुकेश अंबानी 10वें नंबर के दुनिया के रईस थे, वो 10वें नंबर से उचक कर 4थे नंबर पे पहुंच गए। और ये अनलॉक का जो दौर शुरू हुआ है, उस अनलॉक के दौर के पूरे होते होते आश्चर्य मत कीजिएगा कि अगर वो पहले नंबर पे पहुंच जाए। ये कैसे संभव है? लोग भूख से मर रहे हैं, आप मालामाल हो रहे हैं। ये संभव है जब हिंदुत्व को मानने वाली सरकार उन्हें बाकायदा इस पूरे देश को लूटने की खुली छूट दे रही, हर क्षेत्र में कब्जा करने की, माटी के मोल, कौड़ियों के मोल, बल्कि मुफ्त में इस देश की संपत्ति को हैंडओवर करने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो है, ये कॉर्पोरेट, ये हिंदुत्व का एक खतरनाक पहलू है कि ये समाज को भटकाने के लिए, लोगों की एकता को तोड़ने के लिए, समाज को पीछे ले जाने के लिए, और उससे भी ज्यादा मनुष्य और समाज दोनों को बर्बर बनाने की कोशिश करता है। और इसी योजना में वो लगे हुए हैं जब से सरकार में आए हैं। इसी कोरोना काल में भी उसी काम में लगे हुए हैं। हिंदू मुस्लिम करेंगे, वर्णाश्रम करेंगे, मीडिया में सुशांत और रिया करेंगे। आप जैसे लोग जो फेसबुक पर अपनी बात को रखते हैं और मतलब विकल्प लोगों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मार्क जुकरबर्ग के साथ मिलकर ऐसे तमाम सारे लोगों की फेसबुक की रीच को कम करने की कोशिश करेंगे, एल्गोरिदम में चेंज करेंगे ताकि लोगों के बीच तक आवाज नहीं जाए। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करेंगे जहर फैलाने के लिए, लोगों के बीच में न केवल ध्यान बटाने के लिए, बल्कि इतना लोगों के दिमाग पर इतना तेजी के साथ आक्रमण करते हैं कि उस आक्रमण के बाद वो अपनी बातों पर सोचने की बजाय उसी एजेंडे पर सोचने लगता है। और ये कोई आज का तरीका नहीं। लेकिन जब हम संघर्षों की बात करते हैं, संघर्षों को तेज करने की बात करते हैं, तो इस पहलू का भी संज्ञान हमें लेना पड़ेगा, कॉग्निजेंस लेना पड़ेगा। ये बारूद को गीला करने की कोशिश है, और बारूद अगर एक बार गीली हो जाती है तो वो मुल्कों के इतिहास को बदल देती है। 1757 में अंग्रेजों के साथ, अंग्रेजों की मुट्ठीभर फौज और थोड़ी सी तोपों के मुकाबले में बहुत बड़ी ताकत थी सिराजुद्दौला के पास। लेकिन मीर जाफर ने जो गद्दारी की थी, वो गद्दारी करके ये किया था कि अपनी ही सेना की बारूद को गीली कर दिया था, जिसकी वजह से 3 गुना 4 गुना तोपें होने के बाद भी बारूद गीली थी, फायरिंग नहीं कर पाई। उनकी बारूद ताजी थी, उन्होंने हमला किया, और 1757 से लेकर 1947 तक 190 साल तक देश गुलाम रहा। वो इस देश की चेतना की बारूद को गीला करने की कोशिश करना चाहते हैं, और इसीलिए वो सारे सूचना माध्यमों पर भी कब्जा कर लेंगे, लोगों के बीच में टीना फैक्टर को और भी ज्यादा आपराधिक रूप से ले आएंगे, और बजाय इस बात के कि लोग अपनी समस्याओं के लिए एकजुट होकर लड़ने की कोशिश करें, उनके बीच में खाप डालने की कोशिश करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की
के लिए के नाम पर जो राजपूत कार्ड खेला जा रहा है, उसमें जिस तरीके का अभियान हुआ, जिसमें बंगाली लड़कियों के मामले में और बंगाली महिलाओं के बारे में जो टिप्पणी हुई है, वो हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, वो बंगाल वर्सेस बिहार का सवाल है। और बिहार में भी मिथिलांचल एक कोने में होगा और दूसरे अंचल दूसरे में होंगे। वो अपने हितों के लिए लोगों के अंदर एटमाइजेशन पैदा करने की कोशिश करते हैं, लोगों के अंदर फूट पैदा करने की कोशिश करते हैं। इस बारूद को गीली होने से बचाना है तो इस आयाम को भी हमें अपने संज्ञान में लेना होगा। इन संघर्षों को आगे बढ़ाने के लिए हमें इन तमाम सारी विकृतियों को भी ध्यान में लेना होगा और दुनिया का अवाम और इस देश का अवाम अपने रास्ते निकालना जानता है। उनके और उनके भावुओं की नहीं पर हमारे आंदोलन और लड़ाइयां विकसित नहीं होती है, अपनी दम पर विकसित होती है। 1857 की एक घटना मैं आपको याद दिला दूं। 1857 की क्रांति का संदेश 2-3 दिन में ही पूरे देश भर की ग्रामीण इलाकों में फैल गया और अंग्रेज एकदम से सन्न रह गए। ये पहुंचा कैसे? अखबार भी नहीं थे। बाद में उनके जासूसों ने आकर ये जान कि जनता ने, ग्रामीण जनता ने अपने संदेश को पहुंचाने का बहुत अच्छा तरीका निकाला था। गांव में एक रोटी बनाई जाती थी, उस रोटी के ऊपर नमक और गोश्त का एक टुकड़ा रखा जाता था और पड़ोस के गांव में भेजी जाती थी। ये क्रांति में शामिल होने का न्योता हुआ करता था और जो गांव वाले उस रोटी को अपने पास रख लेते थे, इसका मतलब ये था कि उन्होंने उस न्योते को स्वीकार कर लिया है और वही गांव वाले जहां वो रोटी पहुंची होती थी, वो अपने यहाँ फिर रोटी बनाते थे, फिर उस पर एक नमक का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा रखते थे और आस पड़ोस के गांव में फैलाते थे। मतलब 72 घंटों में तो न जाने कितने, वो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पार करके न जाने कहां तक पहुंच गया था वो संदेश। जनता अपने बात को पहुंचाने का रास्ता ढूंढ लेती है, जनता अपनी लड़ाई को तेज करने का रास्ता ढूंढ लेती है। हमें भी अपने तरीके निकालने होंगे। सोशल मीडिया उनमें से एक है। अगर कोई ये सोचता है कि सोशल मीडिया, फेसबुक करना, व्हाट्सएप पर लोगों को, आप अपनी सेल्फी मत भेजिए, आप अपनी तस्वीरों पर आत्ममुग्ध मत होइए, लेकिन ये एक सूचना का, प्रतिरोध का, असहमति का, असंतोष की अभिव्यक्ति का भी एक साधन है, उसके रूप में इस्तेमाल कीजिए जब तक वो उपलब्ध है। इसलिए हमें इन साधनों का भी इस्तेमाल करना होगा। ये भी कोई मतलब टाइम पास काम नहीं है, ये भी एक जरूरी काम है। अपनी बात को अगर वो 100 लोगों तक भी पहुंचती है तो पहुंचाने की कोशिश करना, अपने विकल्प को या किसी चीज की असलियत को अधिकतम संख्या तक लोगों के बीच में पहुंचाने की कोशिश करना। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे मित्रों के साथ मेरे संपर्क है। मैं ये मानता हूँ कि हिंदी भाषी इलाकों में राजस्थान ने सोशल मीडिया का बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया था अभी तक, लेकिन राजस्थान के बाद बिहार ने इसका बहुत कारगर तरीके से इस्तेमाल किया है। खासतौर से पिछले कुछ महीनों की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार थोड़ी देर से जागा है, लेकिन अब जागा है तो पूरी तरीके से जागा है। मेरा निवेदन है कि जो बिहार के महत्वपूर्ण साथी हैं, उनको भी सोशल मीडिया के मंच को अपने अभिव्यक्ति के मंच के रूप में बनाना चाहिए, क्योंकि लोग उनकी बात को ज्यादा बेहतर तरीके से सुनेंगे। ये जो एक्चुअली असल में ये भी, हम चूंकि मिलिट्री साइंस के विद्यार्थी रहे, एमएससी की और आधी पीएचडी भी की, तो हम ये जानते हैं कि वो जो दुश्मनों के साथ जो लड़ाई होती है, वो लड़ाई केवल सीमा पर नहीं होती, केवल हथियारों से नहीं होती। मॉरल हौसले को तोड़ने और हौसले को बनाने की लड़ाई भी उसी युद्ध शास्त्र का हिस्सा होता है। हुक्मरान आज हमारे हौसले को और मॉरल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें जनता के, जिन्हें अगर हमें बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उनके बीच में सूचना पहुंचाना, उनके बीच में विकल्प पहुंचाना, उनके बीच में उन तमाम सारी बातों की काट पहुंचाना जिन बातों के जरिए उनके मॉरल को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी युद्ध का संघर्ष एक तरीका है। संघर्ष को बढ़ाने के साथ साथ इस काम को भी किया जाने वाला है। आखिर में 2303 साल पहले 2303 साल पहले एक भारत के बड़े अर्थशास्त्री और विचारक माने जाने वाले एक सज्जन थे जिनका नाम था चाणक्य। उनका देहांत हुआ था बिहार की राजधानी पटना में, जो तब पाटलिपुत्र कही जाती थी। हालांकि पैदा वो रावलपिंडी के पास हुए थे, तो एक तरीके से वो आज के
वर्तनी के हिसाब से बोले तो चाणक्य पाकिस्तानी थे, लेकिन विचार न पाकिस्तानी होते हैं न हिंदुस्तानी होते हैं। बहरहाल पटना के साथ उनका रिश्ता था, लेकिन वो एक नए तरीके से एक तरीके से इस देश में सत्ता वर्गों के शासन को चलाने का सूत्रीकरण उन्होंने दिया। उनकी एक मशहूर किताब है अर्थशास्त्र, उन्होंने उसमें एक बात और इस बात को मोदी जी ने केवल आधा पढ़ा है। उन्होंने कहा कि युद्ध और महामारी राज करने वालों के लिए हमेशा मुफीद और फायदेमंद होती है। इसका मतलब मोदी जी ने यह निकाला कि युद्ध और महामारी अगर होती है तो उसका हमें अवसर की तरह से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन इतिहास कौटिल्य का लिखा वाक्य नहीं है। इतिहास ये बताता है कि युद्ध और महामारियां केवल शासकों के लाभ के लिए मुफीद या फायदेमंद नहीं होती है, बल्कि ये इतिहास की धारा को भी बदल सकती है। मैं इसके केवल 3 उदाहरण अपनी बात में दे रहा हूं, जो मेरा बिल्कुल आखिरी बात है। 1346 से लेकर 1353 के बीच में यूरोप में एक बहुत बड़ी महामारी आई थी, जिसने यूरोप की तकरीबन आधी आबादी को मार दिया था। इसको कहा गया था ब्लैक डेथ। ये प्लेग थी, आधा यूरोप खत्म हो गया था। लेकिन इतने सारे लोग मारे गए तो उसका कुछ नतीजा समाज पर भी निकला। इतने सारे लोग मारे गए तो उस जमाने में जो दास प्रथा चलती थी, उस प्रथा पर चोट पड़ी। मजदूर कम रह गए, मजदूरियां भी बढ़ी, लोगों की संख्या कम हुई, तो उत्पादन का और दूसरे मामलों के लिए नई तकनीक खोजने के लिए भी खर्चा किया गया। टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, दास प्रथा पर चोट पहुंची, और एक तरीके से जो आधुनिक उत्पादन का समाज है, जिसको पूंजीवादी उत्पादन कहा गया फिर बाद में, उसके लिए भौतिक परिस्थितियां तैयार हुई एक महामारी की वजह से, जो केवल 7 साल तक चली थी, 1346 से लेके 1353 तक। इतिहास की धारा बदल दी। उसी तरीके से 1914 से लेकर 1919 के बीच में पहला विश्व युद्ध हुआ। ये विश्व युद्ध था, साम्राज्यवादी देश दुनिया को अपने लिए बांटना चाहते थे, लेकिन इस विश्व युद्ध ने जो गफलत पैदा की, जो लोगों के बीच में आक्रोश पैदा किया, जो राजनीतिक हालात पैदा किए, उन राजनीतिक हालात का नतीजा ये था कि ठीक विश्व युद्ध के दौरान 1414 और 1914 और 1918 के बीच में 1917 में दुनिया की पहली समाजवादी क्रांति भी हुई, जिसने मानव समाज के इतिहास की धारा ऐसी बदली है कि उस देश में समाजवादी क्रांति के विफल हो जाने के बाद भी समाजवाद का भूत दुनिया के साम्राज्यवादी देशों और पूंजीपतियों को चैन के साथ सोने नहीं देता। यही काम, तीसरी घटना मैं आपको बता रहा हूं, यही काम 1939 से लेकर 1945 के बीच में जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उसकी वजह से उसने पूरे देश, पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बदल दी, भू राजनीतिक दिशा बदल दी, हमेशा के लिए बदल दी। एशिया के, अफ्रीका के अनगिनत देश आजाद हुए, वहां की राष्ट्रीय मुक्ति क्रांतियां सफल हुई। साम्राज्यवादी देशों के बीच में आपसी बंटवारे का जो युद्ध था, जो बाद में फांसीवाद के वर्चस्व के युद्ध में बदल गया, वही हिटलर, वही मुसोलिनी इन मोदी और आरएसएस के आदर्श है। लेकिन जब पूरी दुनिया की जनता ने मिलके उनको हरा दिया, तकरीबन 5 करोड़ लोग मारे गए थे, जिनमें से 2.5 से 3 करोड़ लोग केवल सोवियत रूस के थे। उन्होंने जब उसको पराजित किया तो उसके बाद न केवल वहां की जनता को लाभ पहुंचा, बल्कि 2 बड़े बदलाव हुए। एक बड़ा बदलाव हुआ कि एशिया और अफ्रीका में जितने भी गुलाम देश, चाहे वो फ्रांस के थे, चाहे वो ब्रिटेन के थे, चाहे वो हॉलैंड के थे, चाहे वो अमेरिका के थे, उन देशों को आजादी मिली। और दूसरा काम ये हुआ कि पूर्वी यूरोप के तमाम सारे देशों में समाजवादी क्रांतियां सफल हुई, उपनिवेशवाद का वर्चस्व टूटा, और पूर्वी यूरोप में कई सारे समाजवादी देश भी अस्तित्व में आए। मतलब ये है, जो आखिरी बात है वो ये कि सब कुछ हुक्मरानों के चाहने से नहीं होता। जनता की शक्ति ही सबसे निर्णायक शक्ति है, सबसे निर्णायक सत्य है। उसमें अगर सही समय पर कारगर हस्तक्षेप किया जाए
तो युद्ध और महामारियों के बीच में चाणक्य और उनके शासकों का टाट उल्टा जा सकता है, क्योंकि कठिन से कठिन समय भी कठिन से कठिन आशंकाओं से भरे हालात बेहतर से बेहतरतम संभावनाओं से भरे होते हैं। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, तकरीबन तकरीबन क्या 1 घंटे से ज्यादा हो ही गया। आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।